नमस्कार, मैं आशीष दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका मॉर्निंग वॉइस में। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आज विधानसभा के बाहर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। आपको बता दें कि अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव होगा। आज 11 बजे कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं को किया गया हाउस अरेस्ट। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आज विधानसभा के बाहर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जोरदार प्रदर्शन करने जा रही है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने सुबह 11 बजे से प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है और कई कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। आपको बता दें कि विधानसभा के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बैरिकेडिंग की गई है। आपको बता दें कि राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से। आज विधानसभा के बाहर कांग्रेस करेगी हंगामा। आपको बता दें कि अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा का करेगी घेराव। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां विधानसभा के बजट सत्र 2026 के दौरान सियासी माहौल गर्मा गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के व्यवहार पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख के प्रति हमारे मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है वो लोकतंत्र को कमजोर करता है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राष्ट्र प्रतीकों को संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई आचरण नहीं होना चाहिए जिससे देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा मिले। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान प्रतिपक्ष से ऐसी अपेक्षा करना व्यर्थ है। बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और नोकझोंक देखने के लिए मिली। फिलहाल इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसे सदन के सम्मुख रखा जाता है और उसी के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और भावी कार्य योजनाओं की भी एक झलक माननीय सदस्यों को, देश को देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले इस बात को लेकर के कि राज्यपाल प्रदेश का संवैधानिक प्रमुख होता है और एक संवैधानिक प्रमुख के प्रति जो हमारे प्रतिपक्ष के और उसमें भी मुख्य प्रतिपक्ष का जो आचरण रहा है, संवैधानिक प्रमुख के प्रति भी और एक नारी के प्रति भी जिस प्रकार का अभद्र और अशिष्ट व्यवहार रहा है, महोदय, वह न केवल लोकतंत्र को कमजोर करता है बल्कि संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन प्रमुख हस्तियों की अवमानना के भी दायरे में आता है। यह हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें, संविधान के व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रमुखों के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें और कोई ऐसा आचरण न करें जो आचरण देश की भावी पीढ़ी को गलत दिशा की ओर अग्रसर करे। खैर, जिस प्रकार का प्रतिपक्ष है उनसे इसकी अपेक्षा करना अपने आप में एक बेवकूफी जैसा होगा और यही दृश्य हम सबको यहां देखने को मिला है। यह नारी शक्ति का भी अपमान है। एक इतना अनुभवी राजनेता जो सौभाग्य से आज प्रदेश की राज्यपाल के रूप में अपना मार्गदर्शन और नेतृत्व हम सबको प्रदान कर रही है, उनके प्रति इस प्रकार का अभद्र व्यवहार इस समाजवादी पार्टी की वास्तविक सोच को
प्रतिपक्ष की नकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रदर्शित करता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाया है और चुनाव आयोग व बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि फॉर्म 7 की 8 में पीडीए का वोट काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने उनका काम बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि अज्ञात व्यक्ति के नाम से लोगों के नाम कटवा दिए गए। ये अज्ञात लोग कौन है? ये सभी लोग बीजेपी के हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि गोविंद राय के फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल करके 16 मतदाताओं के नाम हटाए गए। बाबागंज में फर्जी हस्ताक्षर से फॉर्म 7 भरा गया। कम से कम 100 मतदाताओं के नाम फॉर्म 7 के जरिए हटाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि भूरीपुरा विधानसभा के अतीक अहमद जो हमारे ब्लॉक के हैं, उनका भी वोट फॉर्म 7 भरकर कटवा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की गुप्त बैठक में तय हुआ था कि जहां जहां सपा जीतती है वहां से वोट कटवाए जाएंगे। मिला है वो सब ने कहा हम एमओयू साइन कर रहे हैं, हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे। जब बजट में इंसेंटिव ही नहीं दिया आपने तो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा? अब जो कुछ आ भी रहा है, लेकिन 50 लाख करोड़ की सवाल थी। और तब जब डबल इंजन सरकार थी, डबल इंजन, और जमीन पर कितना पहुंचा है? 1 लाख करोड़ भी नहीं पहुंचा अभी तक। स्किल इंडिया बता रहे थे, डिजिटल इंडिया बता रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बिष्ट जी। न जाने कौन सी बात बता रहे स्किल इंडिया। आप स्किल इंडिया का बता दें क्या है दूसरा। तो इनके बूथ का जब एनालिसिस की, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का है। हाई स्कूल छावनी परिषद फैजाबाद अयोध्या बूथ नंबर 2, कुल नोटिस इन्हें मिले हैं 181। जो कुल नोटिस उस बूथ पे आए हैं 181 है। अगर उस बूथ पे आए हुए नोटिस को अगर हम और देखेंगे तो पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो है 76%। और अगर हम 76% में देखेंगे कौन लोग हैं तो उसमें लगभग 46%, 50% यादव मुस्लिम है। ये एक बूथ की एनालिसिस है, ये एक बूथ की एनालिसिस है, सोचिए आप। और इनका कितना नोटिस आया है? मान लीजिए पूरे यूपी में समाजवादी पार्टी के द्वारा जो फॉर्म 7 भरे गए 47, जो फॉर्म 7 जो भरे गए केवल 47 है। और जो बीजेपी द्वारा फॉर्म भरे गए वो है 1729। और जो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा भरे गए फॉर्म वो है 1,28,659। तो आप ये सोचिए कि फॉर्म 7 पॉलिटिकल पार्टीज कितना भर रही हैं। और जो अज्ञात व्यक्ति कौन है? ये अज्ञात व्यक्ति कोई और नहीं है, ये सब अज्ञात व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पीलीभीत में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मिट्टी लेकर जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली को उपजिलाधिकारी ने मौके से पकड़ लिया है। आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम सदर नगर में बिना परमिशन मिट्टी का खनन किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान मयंक गोस्वामी ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर को रोका और चालक से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन चालक कोई भी अवैध कागजात पेश नहीं कर सका। इसके बाद एसडीएम ने लिखित रूप से पुलिस को अवगत कराते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना जहानाबाद पुलिस से सुपुर्द करा दिया। आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अवैध खनन कर रहे थे, सरदार नगर में पटान कर रहे थे क्षेत्र में। और इन्होंने पहले भी पटान किया हुआ है, जैसा पता पड़ा। इनको औचक निरीक्षण में चेक किया गया तो इनके पास खनन के कोई वैध प्रपत्र नहीं मिले, इसलिए इन्हें पुलिस अभिरक्षा में दिया गया।
अब खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सुंदरीकरण और विकास कार्यों के लिए शासन ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए की मंजूरी प्रदान करी है। ये परियोजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के तहत कराई गई। आपको बता दें कि जिससे लंबे समय से जर्जर स्थिति में पड़े मैदान की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। भूमि पूजन कार्यक्रम कथावाचक राजन महाराज और आचार्य अनिल पांडे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक रमेश सिंह, चेयरमैन रचना सिंह, प्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह और बंटी और अधिशासी अधिकारी प्रदीप गिरी भी विकास कार्यों का शुभारंभ किया। देखिए, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि परम पूज्य राजन जी महाराज जी की कथा 12 फरवरी से शुरू हुई है, 20 तारीख तक चलेगी और इसी के दरमियान ये रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास मंत्रालय से 2 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति हुई है। और ये मैदान पहले आपने देखा होगा कि बहुत ही दुर्व्यवस्था में था और यहाँ छुट्टा पशु और काफ़ी लोग यहाँ गंदगी फैलाने का काम किया करते थे। एक डंप यार्ड बन चुका था ये मैदान। लेकिन जब से महोत्सव की शुरुआत हुई तब से प्रयास किया गया कि मैदान को एकदम साफ सुथरा रखा जाए और आने वाले समय में मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो धन इस मैदान के लिए स्वीकृत हुआ है, इससे जो हमारे युवा वर्ग हैं और जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे मातृशक्ति हैं, ये तीनों लोग इस मैदान का सदुपयोग करेंगे। देखिए, नगर पालिका परिषद शाहगंज में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्याज रहित ऋण योजना के अंतर्गत ये जो हमारा रामलीला मैदान है उसके जीर्णोद्धार की धनराशि प्राप्त हुई शासन द्वारा। माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी और हमारे नगर विकास मंत्री जी की कृपा हुई आज कि ये धनराशि में प्राप्त हुई, जिसके क्रम में यहाँ निविदा कराई जा चुकी है। इसमें नगर के ये प्रतिष्ठित जो हमारा रामलीला मैदान है उसके सौंदर्यीकरण का कार्य, मिट्टी भराई का कार्य, इंटरलॉकिंग, नाली निर्माण, ये कार्य कराया जाएगा। तो आज उसका उद्घाटन श्री परम पूज्य श्री राजन जी महाराज जी के कर कमलों द्वारा हुआ और हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष महोदया, हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे सभी सम्मानित सभासद हैं और नगर के सभी संभ्रांत लोग यहाँ उपस्थित। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते खबर की ओर। कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र स्थित बीएनएसडी इंटर कॉलेज के पास एक पेट्रोल पंप पर मामूली कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया। आपको बता दें कि ग्राहक और पेट्रोल पंप कर्मचारी के बीच कहासुनी गाली गलौज में बदल गई। आरोप है कि विवाद के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारी ने दबंगई दिखाते हुए बाइक सवार युवक पर पेट्रोल डाल दी। घटना के बाद युवक अपनी बाइक छोड़कर मौके से भागता नजर आया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो कानपुर की है, जहां पर पेट्रोल पंप पर मारपीट का जो मामला है वो सामने आया है। आपको बता दें कि मामूली कहासुनी के बाद पेट्रोल पंप कर्मचारी और युवक के बीच में मारपीट हो गई। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मामूली कहासुनी के बाद कर्मचारी ने युवक को दबंगई दिखाई, जिसके बाद मारपीट का ये वीडियो आप देख सकते हैं। कानपुर से आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, जहां पर युवक पर पेट्रोल डालने की कोशिश की गई। आप इस वीडियो पे देख सकते हैं। कानपुर से ये मामला सामने आ रहा है। वीडियो प्रकाश में आया है जो विभिन्न सोशल मीडिया पोर्टल्स पे चल रहा है, उसकी जांच कराई जा रही है। अब तक की प्रारंभिक जांच से ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये कोई पुराना वीडियो है
ये कौन लोग हैं और क्यों ऐसा हुआ है, इसकी पूरी विस्तृत जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया वीडियो को देख करके लग रहा है कि गर्मियों के समय का वीडियो है। विस्तृत जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, जो दोषी होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मेरठ में एक बार फिर कचहरी परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार कचहरी के अधिकारी ईमेल पर धमकी भरा मेल आने के बाद पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट हो गया। धमकी मिलते ही पुलिस की कई टीमें उन्हें कचहरी परिसर में सघन चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा के मद्देनजर सारे कोर्ट रूम खाली कराकर गहन तलाशी ली गई। मेरठ कचहरी परिसर में एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी ईमेल द्वारा दी गई है और आप देख सकते हैं धमकी भरा मैसेज जो है वो ईमेल के माध्यम से पहुंचा है और जब से ही यहाँ पर सघन चेकिंग अभियान चला दिया गया है। लगातार अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद यहाँ डॉग स्क्वाड टीम हो, LIU हो या फिर थाना इस लाइन के जो क्षेत्राधिकारी है अभिषेक तिवारी, वो मैं फोर्स के यहाँ पहुंचे हैं। लगातार रोक रोक करके यहाँ लोगों को चेकिंग की जा रही है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि ये दूसरा धमकी भरा मैसेज है जो अब दोबारा यहाँ ईमेल पर आया है, जिससे जब के मेल आधिकारिक मेल पर यहाँ पहुंचा है। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ अधिवक्ता है जगदीश पावती जी, उनसे बात करेंगे। वकील साहब, एक मेल आया है, दोबारा आया है, हफ्ते में 2 बार हो चुका है, क्या इसमें अभी तक जांच हुई है और क्या अभी तक सामने निकल कर आया? जांच चल रही है। यहाँ एक भय का माहौल बना हुआ है। लोग बाग कचहरी में आना पसंद नहीं कर रहे। वह शनिवार में भी एक मेल आया था और एक अब आया है और जांच चल रही है। कुछ दफ्तर बंद है, कुछ दफ्तर खुले हुए हैं और इससे एक डर का भय का माहौल बना हुआ है। अच्छा वकील साहब, जिस टाइम ये मैसेज आया है क्या टाइम था और क्या हुआ जब मैसेज पढ़ा गया? तो 11 बजे का टाइम था जब मैसेज पढ़ा गया। उसके बाद में जब पुलिस आई शहर कचहरी में, पुलिस का आवागमन बढ़ा, तब लगा कि यहाँ कोई बात हुई। पता चला कि मेल आया है बम की अफवाह के लिए और उसकी जांच पड़ताल चल रही है। उसके बाद अब देखा जा सकता है कि चेकिंग चल रही है, लोगों को आगे आते जाते रोक करके इनकी चेकिंग की जा रही है। अब माहौल कैसा है कचहरी का? अब माहौल नॉर्मल है, अब कुछ नॉर्मल माहौल है, परंतु सुबह माहौल बहुत गर्मा गया था, बहुत खराब माहौल हो गया था। कौन हो सकते हैं ये लोग कि दूसरी बार धमकी दी जा रही है? ये कुछ गलत भी हो सकते हैं और कोई अच्छा आदमी तो धमकी देगा नहीं, गलत आदमी देगा। इसकी जांच होनी चाहिए और सिक्योरिटी बढ़नी चाहिए। सुबह 11 बजे ये मेल आता है और आने के बाद जब से ही कचहरी में एक भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी मच जाती है। हालांकि मौके पर पुलिस पहुंचती है, पहुंचने के बाद सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। लोगों को रोक रोक करके उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन अभी तक जिसने ये मेल भरा धमकी भरा मेल भेजा है, अभी तक पुलिस के हाथ वहां तक नहीं पहुंचे हैं और यहाँ जो माहौल है फिलहाल सामान्य है, लेकिन चेकिंग अभी भी जारी है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सफी, इंडिया वॉइस में। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। यूपी के हमीरपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां ब्लैकमेलिंग से परेशान एक प्रतिष्ठित ज्वेलर ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की। आपको बता दें कि जहर खाने से पहले ज्वेलर्स ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उन्होंने एक युवक और पुलिस इंस्पेक्टर पर मिली भगत कर लाखों रुपए की ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय के सदर बाजार का है, जहां ओम ज्वेलर्स के मालिक सुरेंद्र सोनी ने कथित तौर पर एक युवक से सोने के आभूषण खरीदे थे। आपको बता दें कि आरोप है कि बाद में युवक के परिजन दुकान पर पहुंचे और चोरी के आभूषण खरीदने का आरोप लगाते हुए पुलिस कार्रवाई का दबाव बनाने लगे। बताया जा रहा है कि इसी नाम पर लाखों रुपए की ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर ज्वेलर सुरेंद्र सोनी ने सदर कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर देवेंद्र मिश्रा पर युवक और उसके परिजनों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसका नाम है सुरेंद्र सोनी, उम्र 50 साल का है, ग्वाल टोली हमीरपुर कोतवाली से ये मामला आया है। परिजनों के द्वारा बताया गया है कि चूहे मारने की दवाई खाई है इन्होंने भी पुष्टि की है उस चीज़ की कि इन्होंने वो खाई है। क्या मामला है ये सब जानने का समय नहीं है। 1.5 से 2 महीने में प्रांशु गुप्ता, सनात सत्यप्रकाश गुप्ता,
सत्यप्रकाश गुप्ता की पत्नी उर्मिला गुप्ता, जो कि मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं। वह मुझे इतना परेशान कर लिया है कि मैं आत्महत्या करने को मजबूर हूँ। इन्होंने जो जेवर मुझे बेचा था उसको कह रहा है कि मैं इसको गिरवी के रूप में रख गया हूँ। रुपये ले गया है मुझसे 23,57,000 और बता रहा 12 लाख रुपए लिए हैं। सोना दे गया मुझे लगभग 270-72 ग्राम के आसपास और बता रहा है 750 ग्राम। मैंने जो ज्वेलरी खरीदी है उसके एवज में मैंने रुपए दिए, फ्री में नहीं लिया वो, क्योंकि बैंक में रखा था। मैं बैंक में गोल्ड लोन लेने जाता था, गोल्ड लोन करने जाता था। इस वजह से वो ज्वेलरी मुझे चोरी की नहीं लगी। उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसने मुझसे संपर्क किया क्योंकि मैं ही गोल्ड लोन करने जाता था, तो संपर्क भी उसने मुझसे किया, तो मैंने उसकी इतनी ज्वेलरी खरीदी। तब भाव लगभग 1 लाख रुपए के आसपास था, 1,10,000। अब भाव 1.5 लाख के ऊपर है। अब वो अपने घर से चुरा करके लाया है, तो उसका तो मैं नहीं जानता कि चुरा करके लाया है कि क्या करके लाया है, कि घर वालों की मर्जी से लाया है। मैंने खरीदा, अपना केवल 2% प्रॉफिट लिया, उसके बाद मैंने भी आगे बेच दिया, कोई मेरे पास थोड़ी रखी है। अब इस तरह से वो जो है ज्वेलरी अपनी बढ़ा करके मेरे अथवा मेरे भाई के नाम मुकदमा कोतवाली में पंजीकृत कराया उन्होंने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।